उत्तराखंड एसटीएफ की नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक बड़े ड्रग गिरोह का पर्दाफाश किया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि गिरोह पिथौरागढ़ में एमडीएमए ड्रग बना रहा था। उसकी सप्लाई मुंबई तक करता था। पिथौरागढ़ में थल थाना के मेलतोला पंगरोली गांव में एमडीएमए बनाने की फैक्ट्री लगाई गई थी। न्यूज 18 के पास एक केमिकल ड्रग फैक्ट्री की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आ गई हैं। एसटीएफ ने गिरोह के मुख्य सरगना कुणाल कोहली को नानक मत्ता से गिरफ्तार किया। उसके पास 126 लीटर केमिकल, 28 किलो पाउडर, 7 ग्राम से ज्यादा एमडीएमए बरामद हुआ है, जिससे करीब 12 करोड़ रुपए की एमडीएमए ड्रग तैयार की जानी थी। इस पूरे गिरोह के पुलिस ने अब तक 7 लोगों को अरेस्ट किए हैं। इनके पहले भी करीब 10 करोड़ की ड्रग मिली थी। कुछ तस्कर अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ड्रग की ये फैक्ट्री गैंगस्टर हनी दादा उर्फ गणेश सौराड़ी के फार्म हाउस पर लगाई गई थी। हालांकि सौराड़ी ने इसे किराए पर देने की बात कही है, लेकिन पुलिस के मुताबिक जल्दी ही हनी दादा से भी पूछताछ की जाएगी। हनी दादा कई मामलों में आरोपी है और छोटा राजन के गैंग में काम कर चुका है। ड्रग मामले की शुरुआत महाराष्ट्र के ठाणे से हुई है, जहां 31 मई को 2 आरोपी 11 ग्राम एमडीएमए के साथ पकड़े गए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये ड्रग उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर के थल इलाके में तैयार की जा रही थी। पुलिस ने पिथौरागढ़ के एक पोल्ट्री फार्म पर छापा मारा। यहां से नेटवर्क को तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। इसकी तार नेपाल, बनारस, गाजियाबाद और मुंबई तक फैले थे। थाने पुलिस की एक रिकवरी से जो क्लूज मिले, उसका एक कनेक्शन थल क्षेत्र हमारे पिथौरागढ़ जिले से पाया गया। पिथौरागढ़ में एक संयुक्त कार्रवाई में एक्शन हुआ और वहां पे प्रीकर्सर केमिकल्स पकड़े गए। पिथौरागढ़ की कार्रवाई से जो प्रीकर्सर केमिकल्स मिले, उससे आगे हमारी जो टीम्स काम कर रही थी, उनके द्वारा फिर फर्दर एक अगली कार्रवाई 11 जुलाई को चंपावत में हुई। जैसा कि आप में से कई को जानकारी होगी कि वहां इसी कार्टेल द्वारा, इसी नेटवर्क द्वारा जो बनाई गई मेथ थी 5 किलो से ऊपर, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 10 करोड़ से ऊपर था, वो पकड़ी गई। और उसके बाद 14 जुलाई को इस पूरे ऑपरेशन का जो मेन अक्यूज था, वो भारी मात्रा में प्रीकर्सर केमिकल्स के साथ उसकी गिरफ्तारी हुई है। ये प्रीकर्सर केमिकल्स लगभग 12 करोड़ की मेथ बनाने के लिए ये साधन था। ये पर्याप्त था कि इससे यदि मेथ बनाई जाती तो लगभग 12 करोड़ रुपए मूल्य की ये मेथ बनाने की योजना थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को लेकर चर्चा हुई। सीएम धामी ने श्रीनगर मेडिकल में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना और उसके संचालन के लिए भारत सरकार से मदद का अनुरोध किया। साथ ही टिहरी में बन रहे मेडिकल कॉलेज में भी जरूरी मंजूरियां जल्द देने के लिए कहा। इस दौरान चारधाम रूट पर स्वास्थ्य सहयोग और रुद्रपुर पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए भारत सरकार के सहयोग के लिए उनका आभार भी जताया है। और दिल्ली दौरे पर इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भी मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने 5 जल विद्युत परियोजनाओं को शुरू करने को लेकर बात की। इसके साथ ही कई अन्य मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली का दौरा है और सीएम धामी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और ओम बिरला को चारधाम का प्रसाद और उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद भी भेंट किए। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। उत्तराखंड का केदारनाथ धाम एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार वजह बना है यूपी में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का पैतृक गांव सैफई। दरअसल सैफई में केदारनाथ से मिलता जुलता शिव मंदिर बन रहा है और यही विवाद की वजह है। देखिए।
अपनी स्क्रीन पर इन दोनों मंदिरों को देखिए। एक केदारनाथ का मंदिर है जहां भक्तों की भीड़ लगी है और दूसरा समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव की जन्मभूमि सेफई में बना शिव मंदिर। सेफई में केदारनाथ जैसे बन रहे मंदिर का वीडियो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वीडियो में बाहर से लेकर अंदर तक मंदिर की बनावट और परिसर केदारनाथ जैसे दिखते हैं। यहाँ तक कि गर्भगृह भी मिलता जुलता ही बनाया गया है। कुछ महीने पहले दिल्ली और तेलंगाना में केदारनाथ जैसे मंदिर बनने पर पहले ही बवाल हो चुका है, जिसके बाद सरकार ने चार धाम के नाम और डिजाइन जैसा दूसरा मंदिर नहीं बनाने का आदेश दिया और ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की बात की। अब एक्शन की मांग हो रही है और संबंधित मंत्री का कहना है कि दिखवाते हैं। देखा है कि एक्स पे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसको सार्वजनिक भी किया है, तो निश्चित रूप से इस पर स्टेप उठाए जाने की जरूरत है और चारधाम महापंचायत सरकार से निवेदन करती है कि तुरंत संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। केदारनाथ से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं उसको देख के ही बता सकूंगा, कुछ कह सकूंगा, पर केदारनाथ का रेप्लिका नहीं बनना चाहिए। उसका हम निश्चित रूप में उसको पसंद नहीं करेंगे। उस पे चर्चा यह है कि बद्री केदार मंदिर समिति इस मामले में एक्शन के लिए कानूनी राय ले रही है, तो बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने इसे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का पाखंड बताया है। वहीं समाजवादी पार्टी में रह चुके कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना के मुताबिक ये अखिलेश यादव की आस्था है। सेफई में श्री केदारनाथ जी का प्रतिरूप बनाया जा रहा है। निश्चित रूप से ये एक समाजवादियों का और विशेषकर अखिलेश प्रताप यादव का ये बहुत बड़ा ढकोसला और पाखंड है। केदारनाथ धाम आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित एक धाम है, जैसे बद्रीनाथ धाम है और जैसे देश के चार धाम है जो आदिगुरु शंकराचार्य ने स्थापित किए, वो दूसरे नहीं बन सकते। लेकिन अखिलेश यादव जी ने अगर सैफई में केदारनाथ जी जैसा कोई मंदिर बना दिया भगवान भोलेनाथ का, तो उनकी श्रद्धा है। जानकार कहते हैं कि केदारनाथ धाम की हिंदुओं के बीच लोकप्रियता एक वजह हो सकती है। इसकी कॉपी करने की कोशिश होती रही है। जाहिर है जब राजनेता कॉपी करते हैं तो वजह राजनीति ही होती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि केदारनाथ के बहाने यूपी की राजनीति में उत्तराखंड का अगला एक्शन क्या होता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और विकासनगर में कालसी चक्राता सड़क बंद हो गई है। डेंजर जोन जजुरेड में भारी लैंडस्लाइड हुआ। बारिश की वजह से पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है। सड़क पूरी तरीके से बंद हो गई है। रोड बंद होने से कई गाड़ियां सड़क के दोनों ओर फंसी हुई हैं। पीडब्ल्यूडी की टीम सड़क को खोलने में जुटी हुई है। रोड बंद होने से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। सैकड़ों गाड़ियां यहां फंस गई हैं। बारिश और अंधेरे के बीच लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि रोड खोलने में अभी वक्त लग सकता है। तो बागेश्वर पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़क का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। सड़क को ठीक करने का काम भी लगातार जारी है। देवप्रयाग से सोमवार को अचानक एक लैंडस्लाइड जोन सक्रिय हो गया, जिससे चारधाम यात्रा रूट और उससे लगी हुई लिंक सड़कों पर नई मुसीबत खड़ी हो गई। इस साल अभी तक 6 नए लैंडस्लाइड जोन सक्रिय हो चुके हैं। उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन सेंटर ने इनकी स्टडी के लिए टीमें भेज दी हैं। देखिए रिपोर्ट। ये ड्रामा नजारा देवप्रयाग का है, जहां सोमवार को अचानक पहाड़ी से मलबा गिरने लगा। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से नीचे बसे कई घरों को भारी नुकसान हुआ है। इस हादसे में 2 लोग घायल भी हुए हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा रूट पर ऐसे 150 से ज्यादा लैंडस्लाइड जोन बने हुए हैं, जिनमें से 62 लैंडस्लाइड जोन को खतरनाक श्रेणी में रखा गया है। प्रदेश में इन लैंडस्लाइड पर नजर रखने और उनके ट्रीटमेंट के लिए बकायदा लैंडस्लाइड मिटिगेशन सेंटर बनाया गया है। सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अभी तक 20 नए लैंडस्लाइड जोन विकसित हो चुके हैं, जिनमें से 6 को क्रोनिक लैंडस्लाइड जोन माना गया है।
एक तो हमें ये देखना है कि सारा जगह मिटिगेशन मेजर्स हुआ है कि नहीं। दूसरा एक है कि जब भी कोई रोड एक्सकावेशन है कुछ भी होता है तो वहाँ पे अगर इंस्टेबिलिटी डेवलप होता है तो मिटिगेशन मेजर्स को तुरंत अडॉप्ट करना चाहिए। होता क्या है कि अगर हम वो ऐसे ही छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वो लैंडस्लाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी हम GSI जो है वो लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग पे काम कर रहे हैं उत्तराखंड में। कुछ कार्य में जो लंबे काम है, बजट की ज़्यादा डिमांड है, उसके लिए विभागों द्वारा धनराशि की व्यवस्था की जा रही है। बाकी कुछ में काम समाप्त भी हो गया और कुछ लैंडस्लाइड जोन ऐसे भी पाए गए जो समय के साथ अपने आप वो स्थिर हो गए, उसमें लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। लैंडस्लाइड मिटिगेशन सेंटर के मुताबिक इनमें से 14 लैंडस्लाइड जोन का ट्रीटमेंट काम पूरा हो चुका है, कुछ पर काम चल रहा है, जबकि 33 साइट पर जल्द ही ट्रीटमेंट की जरूरत है। 7 ऐसे भी पॉइंट हैं जहां ट्रीटमेंट तो किया गया लेकिन सेफ्टी मेजर पर वो खरे नहीं उतर पाए। ऐसे में बढ़ते लैंडस्लाइड जोन से न सिर्फ यात्रा बाधित हो रही है बल्कि इस स्थानीय लोगों की जिंदगी भी खतरे में है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। रुड़की के मंगलौर में कावड़ियों ने एक कार में जमकर तोड़फोड़ कर दी। कार की कावड़ से टक्कर के बाद गुस्से में आए कावड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया और कार में तोड़फोड़ कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने गाड़ी में तोड़फोड़ करने और उत्पात मचाने के आरोप में 3 कावड़ियों को गिरफ्तार किया है। हरिद्वार में कावड़ यात्रा के दौरान दुकान को तोड़ने और महिला से मारपीट समेत मामले का संज्ञान हाई कोर्ट ने ले लिया है। एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में पेश हुए डीजीपी से कोर्ट ने पूछा, आखिर जो वीडियो और खबरें आ रही हैं उस पर पुलिस ने क्या कदम उठाए। इस दौरान राज्य के डीजीपी ने बताया कि दुकान में तोड़फोड़ वाले मामले में गिरफ्तारी की गई है और अन्य को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं डीजे को बैन किया गया है। डीजीपी ने कोर्ट को बताया कि पुलिस लगातार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है। कोर्ट ने कहा कि इसको गंभीरता से देखें। दरअसल हाई कोर्ट में मॉनसून और कावड़ यात्रा के दौरान चुनाव मामले में कोर्ट ने डीजीपी और सचिव पंचायती राज को कोर्ट में बुलाया था, लेकिन कोर्ट ने कावड़ यात्रा के दौरान मारपीट और कार्रवाई की जानकारी भी मांगी है। कावड़ के दौरान बड़ी बड़ी आवाज़ में डीजे हो रहे हैं, महिलाओं पे ये आक्रमण हुए हैं, कहीं पर दुकानदारों को मारा गया है। तो इस पे क्या कर रहे हैं, तो डीजीपी साहब ने बताया कि हमने इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर दी है, एफआईआर हमने दर्ज कर दी है और सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह की अराजकता ना हो। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां राज्यपाल ने शिव भक्त कावड़ियों का स्वागत किया। राज्यपाल ने कावड़ियों को माला पहनाई, फल भी बांटे। राज्यपाल ने सभी कावड़ियों से बातचीत कर उनकी यात्रा के अनुभव को जाना। वहीं उन्होंने डामकोटी में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ कावड़ की व्यवस्थाओं को लेकर मीटिंग भी की। राज्यपाल ने कावड़ मेले में अधिकारियों की ओर से की जा रही व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जताई है। मैं जब शिव भक्त को देखता हूँ, जब कावड़ के रूप में देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि ये हम सबको उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार में जीवन में संकल्प करना चाहिए। आपको प्रभु की जो लीला है उसको किस प्रकार से समर्पण करते हैं और किस संकल्प के साथ में चलते हैं। विकासनगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पछवादून में नशा मुक्त केंद्रों में छापेमारी की। केंद्र में उचित व्यवस्था नहीं थी, बदबूदार कमरों में लोगों को रखा जा रहा है, मानकों के विरुद्ध केंद्रों को चलाया जा रहा है। वहीं केंद्र में रह रहे एक युवक ने बताया कि ना तो यहाँ कोई मेडिकल सुविधा दी जाती है और ना ही कोई स्वास्थ्य जांच के लिए आता है। इसके साथ ही खाने की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं। एसडीएम ने बताया कि जल्दी ही खामियों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। चेकअप के लिए कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई डॉक्टर नहीं आता। मुझे 1 महीना हो गया, मैंने कोई ना काउंसलर देखा यहाँ पे, ना कोई डॉक्टर देखा, ना कोई नर्स देखी। खाने में तो ऐसे ही चल रहा है, 1 प्याज टमाटर मतलब वही चल रहा है, बीच में लगे चावल भी कमी आ रहे हैं। निरीक्षण किया जा रहा है, उसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई जाएगी। जो ACMO साहब आए हैं उनके द्वारा सारे मानकों का परीक्षण किया जा रहा है, उसके बाद ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। हाँ, ये अभियान लगातार जारी है।
करीब करीब हर शहर में जाम और अव्यवस्थाओं का दूसरा नाम बन चुके ई रिक्शाओं को लेकर बड़ी खबर है। देहरादून में चलने वाले ज्यादातर ई रिक्शे बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं और हैरानी ये है कि ज्यादातर रिक्शा संचालकों को पता ही नहीं है कि उनकी गाड़ी आरटीओ में रजिस्टर्ड नहीं है। यानी कि जो डीलर ई रिक्शे बेच रहे हैं वो बिना रजिस्ट्रेशन के ही ऐसा कर रखे हैं। लिहाजा अब देहरादून में ई रिक्शे के नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है, जिससे नए ई रिक्शे की बिक्री पर भी नेगेटिव असर पड़ रहा है। आरटीओ का कहना है कि बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे ई रिक्शों पर रोक लगाने के लिए बैठक बुलाई गई है। इसके बाद सिर्फ 2 ही ई रिक्शे डीलर पहुंचे हैं। इसके बाद पूरा ई रिक्शा पोर्टल ही लॉक कर दिया गया है। अगर वो अचानक से सारे रिक्शा वगैरह बंद कर देंगे, उनका क्या होगा? जो डीलर है, शोरूम जिनका चल रहा है इतना कुछ, उनका क्या होगा? वो तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा सब चीज़ों का। हमने ये डिसीजन लिया कि जब तक ये अपनी अनियमितताएं जो हैं इनको करने पूरा निराकरण करने के लिए हमारे पास ये अंडरटेकिंग नहीं दे देते, तब तक हमने इनका लॉगिन बंद कर दिया है और इनका रजिस्ट्रेशन जो है तब तक उन डीलर्स का नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड के सरकारी स्कूल मंगलवार को श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक से गूंजे। 6ठी क्लास से 12वीं तक के स्कूलों में प्रार्थना सभा में गीता के अंश स्टूडेंट्स को समझाए गए, लेकिन ये सिर्फ प्रार्थना सभा तक सीमित नहीं रहेगा। धामी सरकार इसे स्कूल सिलेबस में शामिल करने की तैयारी कर रखी है। देखिए रिपोर्ट। 6 मई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग की मीटिंग में ये निर्देश दिए थे कि स्कूलों में श्रीमद् भागवत को शामिल किया जाए, जिस पर काम करते हुए शिक्षा विभाग ने मंगलवार से प्रार्थना सभा में इसे इम्प्लीमेंट भी करवा दिया। अब शिक्षा विभाग सरकार के निर्देश पर इसे सिलेबस का हिस्सा बनाने की तैयारी में है। स्कूलों में रामायण और श्रीमद् भागवत गीता के अंश पढ़ाने की तैयारी है। गीता के श्लोकों को बच्चों को समझाइए, उसके भावार्थ को बताइए, भावार्थ क्या है, जिससे कि बच्चे जो हैं एक उनको मार्गदर्शन मिलेगा, एक उनको चारित्र्य उनका विकास होगा, नैतिक पतन से बच्चे दूर रहेंगे और जो नया आजकल ट्रेंड चल गया मादक द्रव्यों का सेवन, उससे भी दूर रहेंगे। स्टूडेंट्स और टीचर भी इसे अच्छी पहल मान रहे हैं। वहीं मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एक कदम और आगे बढ़ गए हैं और यहां तक कह दिया कि इसलिए मदरसों में संस्कृत शामिल करने जा रहे हैं क्योंकि अपने पूर्वजों को जानना सभी के लिए ज़रूरी है। हमने गीता के श्लोक पढ़े अपने कल्चर से रिलेटेड और कृष्ण भगवान ने जो हमें उपदेश दिए हैं गीता में वो हमने पढ़े। मैम हमने अध्याय 7 का श्लोक पढ़ा। हमने इसीलिए मदरसों के अंदर संस्कृत को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने संस्कृत विभाग से MOU करने का जो निर्णय लिया है वो इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के लिया है। NEP के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा से अब छात्र रूबरू हो रहे हैं और स्कूलों में प्राइमरी लेवल से दी जाने वाली इस शिक्षा को शिक्षाविद मानते हैं कि इसके दूरगामी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव को देखते हुए पिथौरागढ़ में भारत नेपाल के बीच अहम मीटिंग हुई और इस दौरान जहां मतदान से 72 घंटे पहले इंटरनेशनल बॉर्डर को पूरी तरह से सील करने में एक राय बनी है, वहीं इलेक्शन को शांतिपूर्वक बनाने के लिए भी दोनों मुल्कों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी। देखिए। उत्तराखंड में नेपाल से 275 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर सटा हुआ है। कुमाऊं के 3 जिलों में भारत नेपाल के बीच बहने वाली काली नदी इस बॉर्डर को तय करती है। इस बॉर्डर पर सीतापुल से लेकर बनबसा तक दर्जन भर लीगल रास्ते हैं। बावजूद इसके खुला बॉर्डर होने के चलते अवैध रास्तों से भी आवाजाही होती रही है। ऐसे में पंचायत चुनाव को देखते हुए मतदान से 72 घंटे पहले आवाजाही पर रोक लगाने में दोनों देश एकमत हुए हैं। चुनाव के समय पर जो हमारे जो झूला पुल हैं और जो बॉर्डर हैं वो सील होते हैं, उसके संबंध में चर्चा करी गई। उसमें आपके द्वारा हमें पूरा सहयोग भारतीय क्षेत्र के प्रशासन को करने का नेपाल क्षेत्र के प्रशासन के द्वारा कहा गया। नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में 2 चरणों में वोटिंग होनी है। ऐसे में जहां पहले चरण में मतदान होना है वहां इंटरनेशनल बॉर्डर 22 जुलाई को सील कर दिया जाएगा,
जबकि दूसरे चरण को देखते हुए दोनों मुल्कों के बीच आवाजाही 26 जुलाई से बंद हो जाएगी। साथ ही मतदान तक बॉर्डर इलाकों में चौकसी बढ़ाने का फैसला भी हुआ है। जो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ जो कोऑपरेट कर सकते हैं, इस मामले में एक दूसरे को भरपूर साथ देने की, सहयोग करने की, कोऑपरेट करने की और फैसिलिटेट करने की हमारी बात हुई। Much more issues we discuss and we expect to kindly cooperation from India side. We also committed to support election and other issues. चुनाव हो या फिर कोई खास मौका, भारत और नेपाल एक दूसरे को पहले से ही मदद करते आ रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड में होने वाले पंचायत चुनाव के दौरान भारतीय अधिकारियों की कई उम्मीदें नेपाल पर टिकी हैं। अब देखना यह है कि दोनों मुल्क मतदान तक मीटिंग में तैयार रणनीति को मैदान में कैसे उतारते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। सहसपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान धर्मावाला क्षेत्र से 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के कब्जे से 19 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद हुई। इसकी कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। चमोली के छिनका में एक युवक लापता है। इसकी तलाश पुलिस की टीम कर रही है, लेकिन अभी कोई सुराग नहीं लग पाया है। रामनगर के किशनपुर पड़ाव के दर्जनों ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। उनके क्षेत्र को राजस्व गांव का दर्जा दिए जाने की मांग की है। उत्तरकाशी की बड़कोट में कई जगह बारिश से नुकसान हुआ है। कई गांवों में आपदा से पुल और पैदल रास्ते टूट गए, लोग परेशान हैं। चंपावत के टनकपुर में सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन के बीच एक मीटिंग हुई। मीटिंग में क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के साथ इनफॉर्मल बॉर्डर रूट को चिन्हित करने के निर्देश डीएम ने दिए हैं। कोटद्वार के जौनपुर इलाके में एक हफ्ते से पानी का संकट बना है। सैकड़ों परिवार पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। अल्मोड़ा एसएसजे यूनिवर्सिटी में एनसीसी कैडेट्स का स्मरण फेस्ट का उद्घाटन हुआ है। पास आउट कैडेट्स को कुलपति ने सम्मान किया और नए कैडेट्स का स्वागत किया। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में अब लैप्रोस्कोपी तकनीक से ऑपरेशन किए जा सकेंगे। डीएम विनोद गोस्वामी ने लैप्रोस्कोपी तकनीक को हरी झंडी दिखाई। नैनीताल के फ्लैट्स मैदान में पवेलियन हाउस के कायाकल्प का काम शुरू हो गया है। खेल विभाग 3 करोड़ 59 लाख से अधिक फ्लैट मैदान में खेल सुविधाओं का विस्तार कर रहा है। पिथौरागढ़ में पूर्व सैनिकों और शहीदों को समर्पित सम्मान स्थल का उद्घाटन किया है डीएम ने। इस मौके पर शौर्य सम्मान स्मारिका का विमोचन भी हुआ।